आप देख रहे हैं जीरो और नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक तस्वीर जो हमारे पूरे समाज से एक सवाल पूछती है। उन्नाव और कठुआ गैंगरेप की पीड़ित को एक कलाकार ने अपने रंगों के जरिए बयां कर सड़क के किनारे खड़ा कर दिया है, ताकि हर आता जाता शख्स खुद से और समाज से ये सवाल पूछे कि आज़ादी के 70 साल से भी ज़्यादा के वक्त के बाद भी आज हमारे देश में हमारी बच्चियां सुरक्षित क्यों नहीं हैं। तस्वीर बनाने वाले शख्स का नाम है नरेंद्र और नरेंद्र एक पेंटर हैं। नरेंद्र ने जब उन्नाव और कठुआ गैंगरेप के बारे में सुना तो उनका दिल रो उठा और एक कलाकार ने अपनी वेदना को अपने रंगों के जरिए दीवार पर उकेरने की कोशिश की है, इस उम्मीद में कि शायद इस कलाकृति को देखते हुए समाज और लोग ये समझें कि आज बेटियां हमारी धरोहर हैं, हमारी इज्जत हैं, हमारा सम्मान है, उन्हें बचा कर रखना चाहिए। उन्हें रेप, बलात्कार, इस तरह की चीज़ों से जितना दूर रखें उतना हमारे समाज के लिए बहुत बेहतर होगा। आज की बड़ी खबर आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, उनका कद लगातार बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन रुख और भी ज्यादा आक्रामक होता चला जा रहा है और ये पूरी दुनिया के लिए एक फिक्र का सबब बन गया है। दक्षिणी चीन सागर में एक बार फिर शी जिनपिंग की फौजी वर्दी सामने दिखाई दी। शी जिनपिंग ने इस बार अपने तमाम सैनिकों के सामने जो पैगाम दिया उसमें दो मुख्य ध्येय थे। पहला, दक्षिण चीन सागर में चीन अपनी विस्तारवादी नीति पर बिल्कुल नहीं रुकेगा, न कोई रोक लगाएगा और न ही वहां पर कोई फेरबदल होने जा रहा है चीन की नीति में। और दूसरा कि शी जिनपिंग फौजी विकल्पों को इस्तेमाल करने में कहीं परहेज नहीं करेंगे, क्योंकि पहला मौका मिलते ही वो सबसे पहले सेना की वर्दी पहन लेते हैं। जब एक नेता फौजी वर्दी पहनता है तो उसके कुछ मायने होते हैं, पैगाम होते हैं। ऐसा ही एक पैगाम चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने दिया। दक्षिण चीन सागर में चीन की नौसेना की नेवल ड्रिल में पहुंचकर फौजी वर्दी और टोपी पहने जिनपिंग पीएलए नेवी के डेस्ट्रॉयर चांगशा पर पहुंचे और नौसैनिकों को संबोधित किया। कुछ ही दिन में ये नौसैनिक अभ्यास एक लाइव फायर ड्रिल में तब्दील हो जाएगा, जिसमें चीन की नौसेना एक द्वीप पर हमले का अभ्यास करेगी। द्वीप से इशारा साफ है, ताइवान। फौजी वर्दी में आना और द्वीप पर हमले का ड्रिल मायने साफ है कि जिनपिंग ताइवान के बहाने ट्रंप को चुनौती दे रहे हैं। दरअसल जिनपिंग के इस सख्त रुख की वजह है हाल ही के दिनों में दक्षिण चीन सागर में अमेरिका की बढ़ती गतिविधि। दरअसल कुछ दिनों पहले चीन ने दक्षिण चीन सागर के लिए एक बेड़ा रवाना किया था, जिसके जवाब में पश्चिमी पैसिफिक में अमेरिकी स्ट्राइक ग्रुप की अगुवाई कर रहा यूएसएस थियोडोर रूजवेल्ट दक्षिण चीन सागर तक आया था और डोमिनेंस पेट्रोलिंग की थी। अमेरिका की इस पेट्रोलिंग ने चीन को अपनी मौजूदगी का एहसास कराया था। चाइना इस जगह के ऊपर अपनी हेजमनी दिखाने की कोशिश कर रही है और आस पड़ोस के देशों को दबाने की कोशिश कर रही है। अमेरिका और भारत खास तौर पर और जापान इस बात में अमेरिका जो है वो चीन के खिलाफ है और वो नहीं चाहते कि चीन यहाँ के इस रास्ते को किसी भी तरह रोके ताकि दुनिया के व्यापार के ऊपर कोई असर पड़े। और इसी के जवाब में न सिर्फ चीन ने पहले से जारी ड्रिल में युद्धपोतों की तादाद बढ़ाई, बल्कि जिनपिंग ने खुद आकर ये साबित कर दिया कि अमेरिकी चेतावनियों से चीन झुकने वाला नहीं है। टीम न्यूज़ नेशन। कोर लीडर बनने के बाद से अब तक लगातार चीन के राष्ट्र अध्यक्ष शी जिनपिंग की तरफ से यही इशारे साफ हैं कि चीन की ताकतवर फौज पर वो अपना पूरा नियंत्रण चाहते हैं। आपको दिखाते हैं शी जिनपिंग के हाल के कुछ ऐसे बयान और कदम जिससे आप इस बात पर पूरे तरीके से एतबार कर बैठेंगे। चीन का कोर लीडर चुने जाने के बाद फौज के लिए दिए गए अपने पहले संबोधन में शी जिनपिंग ने कहा था कि सेना को पूरी तरह से कम्युनिस्ट पार्टी का वफादार रहना चाहिए, जिसका सीधा मतलब यह निकाला गया कि शी जिनपिंग फौज को सीधे सीधे अपने और अपने भरोसेमंदों के कंट्रोल में रखना चाहते हैं। 3 नवंबर 2017 को शी जिनपिंग ने फौज को एक भाषण के दौरान कहा था कि फौज को अपना कॉम्बैट रेडीनेस यानी कि हमले की तैयारी की क्षमता को बढ़ाना चाहिए। इस बयान से इशारा यह समझा गया कि शी जिनपिंग का आक्रामक रुख साफ है और वो हर हाल में जंग से अपने पैर पीछे कभी नहीं घसीटने वाले हैं। 2 जनवरी 2018 को शी जिनपिंग ने दोबारा ऐलान किया कि चीन की फौज की तादाद कम है पर उसके आधुनिकीकरण पर ध्यान दिया गया है।
फौज की तादाद कम होने के सीधे मायने हैं कि कमांड स्ट्रक्चर छोटा हो जाएगा, जिससे वो अपना नियंत्रण और बेहतर तरीके से फौज पर रख सकेंगे। चीन के बढ़ते कदमों को रोकने के लिए आज दुनिया की सुपर पावर अमेरिका पूरी तरीके से प्रतिबद्ध और कटिबद्ध नजर आ रही है। न सिर्फ सामरिक बल्कि आर्थिक और राजनयिक मोर्चे पर भी अमेरिका चीन से दो हाथ करने के लिए पूरी तरह से तैयार दिख रहा है। और अमेरिका के ये इरादे साफ होते हैं पेंटागन के इस बयान से, जिसमें अमेरिकी कांग्रेस को साफ साफ कहा गया है कि चीन को काउंटर करने के लिए अमेरिका के पास अब पूरा प्लान तैयार है। दक्षिण चीन सागर से लेकर ताइवान, पश्चिमी पैसिफिक से लेकर टैरिफ वॉर, ऐसे कई बड़े मुद्दे हैं जो आज अमेरिका और चीन के बीच तनातनी की वजह बने हुए हैं। चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए अमेरिका ने कमर कस रखी है और इन इरादों को पेंटागन से आए बयान ने मजबूती से जाहिर किया। पेंटागन ने अमेरिकी कांग्रेस को दिए जवाब में कहा, हमारे पास चीन के लिए एक ग्लोबल कैंपेन प्लान है और हमारी हर कमांड को हालात चीन के मद्देनजर देखने के निर्देश दिए गए हैं। ये बयान चीन को लेकर पेंटागन और अमेरिका की संजीदगी को साबित करता है और जिस तरह अमेरिका सामरिक शतरंज पर अपने दांव चल रहा है, उसे देखते हुए लगता है कि अमेरिका पीछे नहीं हटेगा। सबसे पहले बात दक्षिण चीन सागर की। दक्षिण चीन सागर से सटे इलाके में अमेरिका ने यूएसएस थियोडर रूजवेल्ट की अगवानी में पूरा बेड़ा तैनात कर रखा है। जापान और दक्षिण कोरिया में भी अमेरिकी फौज तैनात है, जिसके चलते दक्षिण चीन सागर में चीन की गतिविधियों को चेक किया जा रहा है। प्रशांत महासागर में वर्चस्व बढ़ाने के इरादे से चीन ने वनाताओं में सैन्य बेस बनाने की तरफ कदम बढ़ाए। ऐसी हरकतों को काउंटर करने के लिए पहले ही अमेरिका क्वाड को खड़ा करने की तरफ बढ़ चुका है। क्वाड 4 देशों का गठबंधन है, जिसमें अमेरिका समेत ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत शामिल है। प्रशांत महासागर से लेकर हिंद महासागर तक अमेरिका चीन की घेराबंदी में जुटा है। उत्तरी अफ्रीका और मध्य पूर्व एशिया, जिबूती और तंजानिया जैसे देशों में सैन्य और आर्थिक मौजूदगी बढ़ाकर चीन उत्तरी अफ्रीका और मध्य पूर्व एशिया के बीच फासला पाटना चाहता है, जिसे मध्य पूर्व एशिया यानी मिडिल ईस्ट में अमेरिका की मौजूदगी चेक करती है। दक्षिण एशिया और मध्य एशिया के बीच अफगानिस्तान में अमेरिकी मौजूदगी भी चीन और मध्य एशियाई गणराज्यों के बीच बढ़ते रिश्तों पर निगरानी का एक जरिया है। अमेरिका हर उस इलाके में चेक पॉइंट तैयार कर रहा है जहां चीन पहुंचना चाहता है, लेकिन अपने रुख पर कायम चीन भी पीछे हटने को तैयार नजर नहीं आता। टीम न्यूज़ नेशन। दक्षिण चीन सागर में चीन की इस सैनिक ड्रिल के जवाब में आज ताइवान में भी एक मिलिट्री ड्रिल को अंजाम दिया गया है। पिछले 2 सालों में यह पहली बार है जब ताइवान ने इतनी बड़ी मिलिट्री ड्रिल की है। हालांकि ये लाइव फायर ड्रिल नहीं थी, लेकिन इस युद्धाभ्यास में ताइवान की थल सेना, नौसेना और वायुसेना तीनों ने हिस्सा लिया। इस ड्रिल में हमला करती नेवी का रास्ता रोकने और प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक के जरिए हमलावर नौसेना को तबाह करने का अभ्यास किया गया। खास बात यह थी कि ड्रिल के दौरान ताइवान के राष्ट्रपति शाई इन वेन खुद मौजूद थे। माना जा रहा है कि चीन के बढ़ते खतरे को देखते हुए ताइवान ने यह शक्ति प्रदर्शन अपने देशवासियों के लिए किया है। चेन्नई में चल रहे डिफेंस एक्सपो 2018 में कई बड़ी खबरें सामने आ रही हैं, जिसमें सबसे बड़ी खबर तो यह है कि घातक लड़ाकू विमान में से एक F-18 सुपर हॉर्नेट्स अब भारत के मेक इन इंडिया के कार्यक्रम के तहत हिंदुस्तान में ही उसे बनाया जा सकेगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड और बोइंग के बीच में यह समझौता हुआ है, जिसके तहत अब हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड F-18 हॉर्नेट्स हिंदुस्तान में बना सकता है, अगर उसे यह करार मिल जाता है भारत सरकार के द्वारा कि वो 121 विमान भारत सरकार को सप्लाई करेगा। F सुपर हॉर्नेट। जब अमेरिकी नौसेना का जिक्र होता है तो जहन में इस घातक लड़ाकू विमान की तस्वीर जिंदा हो जाती है। F-18 सुपर हॉर्नेट को अब मेक इन इंडिया के तहत भी बनाया जाएगा और इसका पहला बड़ा इशारा डिफेंस एक्सपो 2018 में मिल गया। मीडिया में आई खबरों की माने तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और बोइंग के बीच एक समझौते पर दस्तखत हुए हैं,
जिसके मुताबिक भारत में F-18 सुपर हॉर्नेट बनाए जाएंगे। इतना ही नहीं, इस समझौते में ये भी प्रावधान है कि जब मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी खड़ी की जाएगी तो दूसरे निर्माण के लिए भी इस्तेमाल की जाएगी, मसलन भारत का एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम। दरअसल दुनिया के सबसे बेहतरीन फाइटर जेट्स कंपनियों की अचानक भारत में बढ़ती दिलचस्पी की एक बड़ी वजह 110 फाइटर जेट्स का वो टेंडर बताया जा रहा है जिसे वायुसेना के लिए तैयार किया गया है। वायुसेना को 110 नए फाइटर जेट्स देने के लिए तकरीबन 97,950 करोड़ का प्रस्ताव तैयार किया गया है, लेकिन विमान सप्लाई करने वाली कंपनी के लिए भी शर्त रखी गई है। शर्त ये कि ऑर्डर के 85% यानी 110 में से 94 विमान भारत में ही बनाए जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी भी चाहते हैं कि भारत में डिफेंस सेक्टर आगे बढ़े और दूसरे देशों पर भारत की निर्भरता कम हो। इस किस्म के समझौते इशारा करते हैं कि डिफेंस में मेक इन इंडिया की तरफ भारत ने बड़े कदम बढ़ाए हैं। टीम न्यूज़ नेशन। F-18 सुपर हॉर्नेट को दुनिया की सबसे आधुनिक फाइटर जेट्स में शामिल किया जाता है। सुपर हॉर्नेट ट्विन इंजन मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है। फिलहाल इसे अमेरिकी नौसेना और ऑस्ट्रेलियाई एयरफोर्स में इस्तेमाल किया जा रहा है। इस विमान के अंदर 20 mm की रोटरी कैनन लगी हुई है और ये एयर टू एयर मिसाइल से लैस होता है। साथ ही इसमें एयर टू सरफेस वेपन यानी कि बम ले जाने की क्षमता भी है। ये 1.6 मैक की रफ्तार से उड़ सकता है और इसकी रेंज तकरीबन 2500 किलोमीटर बताई जाती है। जाहिर सी बात है, अगर ये भारतीय वायुसेना में से शामिल किया जाता है तो काफ़ी फायदा हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि बहुत महंगा है। अब खबर पाकिस्तान की, जहां के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। पाकिस्तान से सुप्रीम कोर्ट ने आज नवाज शरीफ पर किसी भी सार्वजनिक ऑफिस यानी कि सार्वजनिक पद को आज उस पर आसन होने से आजीवन प्रतिबंध लगा दिया है। इस प्रतिबंध के बाद अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या अब नवाज शरीफ का राजनीतिक करियर हमेशा के लिए खत्म हो गया है। नवाज शरीफ पाकिस्तान की सियासत के वो चेहरे जिन्होंने कई दौर देखे, पाकिस्तान का बेहतर वक्त भी देखा और गर्त में जाते पाकिस्तान के गवाह भी बने। लेकिन अब जो हालात पैदा हो रहे हैं उन्हें देखते हुए लगता है कि सियासत में नवाज का राज खत्म हो जाएगा। वजह है पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट का वो आदेश जिसने नवाज शरीफ की मुश्किलें कई गुना बढ़ा दी हैं। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ पर कोई भी पब्लिक ऑफिस होल्ड करने को लेकर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया है, यानी नवाज शरीफ किसी भी संसदीय पद पर नहीं बैठ पाएंगे। नवाज शरीफ पर यह फैसला पनामा पेपर लीक केस में जांच और सुनवाई के बाद आया है। पनामा पेपर लीक केस में नवाज शरीफ पर गंभीर आरोप लगे थे। नवाज शरीफ के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग, आय से अधिक संपत्ति और गलत तरीके से आय अर्जित करने के संगीन आरोप थे। नवाज के साथ उनके दामाद सफदर अली और तत्कालीन वित्त मंत्री इशाक डार पर भी मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे थे। नवाज शरीफ को भी शायद इस बात का इल्म हो गया था कि कोर्ट उन्हें लेकर कोई सख्त फैसला लेगा और यही वजह थी कि नवाज की पत्नी कुलसुम नवाज और बेटी मरियम की राजनीतिक सक्रियता बढ़ गई थी। पाकिस्तान में आम चुनाव होने को हैं। भले ही कुलसुम और मरियम नवाज जैसी ताकत और रुतबा ना रखते हों, लेकिन नवाज के नाम के सहारे वो पार्टी को आगे ले जा सकते हैं। टीम न्यूज़ नेशन। और अब आपको देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जो मेट्रो में उनके जाने की तस्वीर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक कार्यक्रम में हिस्सा लेना था, लेकिन उन्होंने सोचा कि इससे पहले कि वो अपनी गाड़ी में बैठकर वहां पहुंचे, मेट्रो से क्यों न सफर किया जाए। इसी जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई लोगों से मुलाकात भी की। प्रधानमंत्री अपने आवास से निकले, नज़दीकी मेट्रो स्टेशन पर पहुंचे जो कि तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी पर है, और उसके बाद मेट्रो के अंदर बैठकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम लोगों से मिल रहे थे। लोगों को ये देखकर हैरानी हो रही थी कि देश के प्रधानमंत्री मेट्रो में अचानक कैसे बैठ गए। बहुत सारे लोगों को आपने देखा, जो आप अभी भी देख रहे हैं, प्रधानमंत्री जी के साथ सेल्फी खिंचा रहे हैं। यह अपने आप में एक बड़ा नायाब अनुभव रहा होगा लोगों का। प्रधानमंत्री को अलीपुर रोड तक मेट्रो पर जाना था और उन्होंने इस लंबे सफ़र को मेट्रो में ही सफ़र किया। जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री को मेट्रो में देखकर लोग बहुत ही ज़्यादा उत्साहित भी थे। फेसबुक आज दुनिया के लोगों को एक दूसरे को जोड़ने का एक बड़ा साधन है, और इसी फेसबुक को मणिपुर में कुछ नौजवानों में एक नया जरिया बनाया है जिससे वो लोगों तक मदद पहुंचा रहे हैं। इम्फाल में कुछ नौजवानों ने रियल फ्रेंड्स नाम के एक ग्रुप को एकत्रित किया।
जो न सिर्फ सड़क हादसों में फंसे लोगों की मदद करता है, बल्कि अगर कहीं ट्रैफिक जैम लगा हुआ है और उसकी खबर मिल जाती है तो ये नौजवान ट्रैफिक पुलिस बनकर वहां पहुंच जाते हैं और मौके पर लोगों की मदद करते हैं। फेसबुक से आपका डेटा तो लीक हो ही रहा है, लेकिन कुछ एक लोग ऐसे हैं जो फेसबुक को लोगों की मदद का जरिया भी बनाते हैं। नीली टोपी और सफेद टी शर्ट पहनकर ट्रैफिक को कंट्रोल करने वाले ये लोग पुलिसकर्मी नहीं हैं, बल्कि आम लोग हैं। ये हैं रियल फ्रेंड्स। दरअसल ये एक ऐसा फेसबुक ग्रुप का नाम है जो मणिपुर की सड़कों पर लोगों को यातायात के नियमों के बारे में बताता है और इसके सदस्य जाम के वक्त ट्रैफिक पुलिस की मदद करते हैं। पिछले 5 साल के अंदर मणिपुर में सड़क हादसे बढ़े और साथ ही सड़क हादसों में मरने वालों की तादाद भी। इसी को देखते हुए मणिपुर के कुछ नौजवानों ने मिलकर फेसबुक पर एक ग्रुप बनाया, जिसका मकसद था सड़क हादसों को कम करना। इस ग्रुप को नाम दिया गया रियल फ्रेंड्स। इस ग्रुप का आगाज राजधानी इम्फाल से हुआ और फिर कई शहरों के नौजवान ग्रुप में जुड़ते चले गए। इस ग्रुप के मेंबर को जैसे ही पता चलता है कि उसके इलाके में ट्रैफिक जाम है या कोई सड़क हादसा हुआ है, वो इसकी जानकारी अपने ग्रुप में शेयर कर देता है और चंद मिनटों में ये लोग लोकेशन पर पहुंच जाते हैं और लोगों की मदद में जुट जाते हैं, उनको ट्रैफिक नियमों के बारे में बताते हैं। Our group, this real Facebook team, will do cooperate the traffic police and others police personnel to make aware of this program and to make this jam-free society. ट्रैफिक और सड़क सुरक्षा से जुड़े नियमों के बारे में जानकारी न होना भी हादसों का कारण बनता है और रियल फ्रेंड्स के इस ग्रुप ने जो अपने शहर के लोगों की सुरक्षा का बीड़ा उठाया है वो काबिले तारीफ है। अब तो स्थानीय नागरिक भी जाम या हादसे की खबर इस फेसबुक ग्रुप पर डालते हैं ताकि किसी जरूरतमंद तक वक्त रहते मदद पहुंचाई जा सके। टीम न्यूज़ नेशन। और अब बात करते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स की, जहां भारत के खाते में बस सोना ही बरस रहा है। मेंस 25 मीटर की रैपिड फायर पिस्टल में अनीश ने गोल्ड मेडल हासिल किया है। विमेंस 50 मीटर राइफल में तेजस्विनी सावंत ने गोल्ड हासिल किया है। वहीं कुश्ती में 65 किलोग्राम की कैटेगरी में बजरंग पुनिया ने गोल्ड हासिल किया है। इसके साथ ही कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत तक 17 गोल्ड मेडल जीत चुका है, तीसरे नंबर पर अभी भी मौजूद है। कल मैरी कॉम की बॉक्सिंग के फाइनल में भी गोल्ड की उम्मीद है और अगर ऐसा होगा तो शायद ये पहला मौका होगा जब हिंदुस्तान के किसी सांसद ने हिंदुस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीता होगा। हालांकि आज मेंस हॉकी टीम ने न्यूजीलैंड से हार का सामना किया और वो भी ब्रॉन्ज मेडल के लिए अब आगे खेलेंगे। आइए जरा आपको दिखाते हैं कि चीन किस तरीके से एक हाईवे तकनीक विकसित कर रहा है जो कि एक नई क्रांति ला सकता है। चीन के शाडोल प्रांत में पहला सोलर हाईवे लोगों के लिए खोल दिया गया है। अब इस हाईवे से गुजरने वाले इलेक्ट्रिकल कार, दोपहिए वाहन लगातार रिचार्ज हो सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। यहाँ लगे सोलर पैनल इलेक्ट्रिकल गाड़ियों की बैटरी चार्ज करने के साथ साथ हाईवे लाइट्स और 800 घरों को बिजली की सप्लाई भी करते हैं। हाईवे को बनाने में ट्रांसपेरेंट कंक्रीट का इस्तेमाल किया गया है। रोड पर सबसे नीचे सोलर पैनल और सेंसर लगे हुए हैं। चीन ने इस हाईवे को इंटेलिजेंट हाईवे नाम दिया है। यांगयांग में रोजाना 45,000 गाड़ियां गुजरती हैं। हालांकि अभी इस सोलर रोड की लंबाई सिर्फ 1 किलोमीटर है, लेकिन आने वाले वक्त में इसकी लंबाई बढ़ाई जा सकती है। बने रहिए हमारे साथ, तुरंत आपसे आते हैं क्वेश्चन आवर में।